चुके हैं, राज्य का पुनर्गठन भी हुआ। आपकी बड़ी उपलब्धियां क्या रही? 3 बड़ी उपलब्धियां क्या रही? देखिए, ये सच है कि देश की संसद ने 5 अगस्त 2019 को एक नए जम्मू कश्मीर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया। उपलब्धियां 3 साल की इतनी हैं कि मुझे ज्यादा समय लगेगा, लेकिन आपने 3 तक ही सीमित किया है, इसलिए मैं 3 पर ही आता हूं। एक तो मुझे लगता है कि अब सिस्टम और ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से गवर्नेंस चल रही है, और मैं कह सकता हूं कि पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट इन 3 सालों में बढ़े, इसकी कोशिश की गई है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको भारत के संविधान में जो अधिकार प्राप्त हैं, यहाँ एक बड़ा समूह था जो उन अधिकारों से वंचित था। मुझे लगता है कि अब उन सारे लोगों को वो अधिकार मिल गए हैं। एक बड़ी उपलब्धि अगर मैं कहूं तो जब मैं आया था तो जम्मू से श्रीनगर आने में 11 घंटे 10 घंटे लगते थे, अब 5 साढ़े 5 घंटे में लोग आ जा रहे हैं। एक लैंडस्लाइड के कारण एक पोर्शन बह गया था, वहां टनल बन रही, अगले साल पूरी हो जाएगी। तो अगली बार आप आएंगे तो आपको मैं जम्मू से श्रीनगर लेके आऊंगा तो 4.5 घंटे में आप आ जाएंगे। ये सब बड़ी बदल है जी। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि 30-32 फ्लाइट यहां से ऑपरेट होती थी, आज 110 फ्लाइट श्रीनगर से ऑपरेट हो रही। जम्मू में 6 फ्लाइट ऑपरेट होती थी, आज 44 फ्लाइट ऑपरेट हो रही। तीसरी बात, जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं भारत सरकार की, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, पीएम सम्मान किसान निधि हो, केसीसी हो, मातृवंदना योजना हो, उजाला हो, मैंने 54 का नाम गिन सकता हूं। 100% सैचुरेशन इन स्कीम्स का मोटा मोटी जम्मू कश्मीर में हो गया है, जो ध्यान नहीं होता था लोगों का। उसके कारण एक बड़ी आबादी को, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए स्कॉलरशिप है, प्री मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक है, हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी प्री मैट्रिक हो या पोस्ट मैट्रिक हो, ये सब 100% सैचुरेशन हो गया है। तो ये पिछले 3 सालों में जम्मू कश्मीर में बड़ी बदल आई है जी। तीसरी बात की, एक लोकतंत्र के लिहाज से अगर मैं कहूं तो पंचायती राज व्यवस्था देश भर में लागू हो गई, लेकिन जम्मू कश्मीर में 3 टियर पंचायती राज सिस्टम कभी नहीं बना। वो पहली बार बना है, और केवल बना नहीं है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज तीनों हमने ट्रांसफर कर दिए हैं पंचायती राज संस्थाओं को। और देश के जो सबसे बेहतर राज्य माने जाते होंगे, जितने डिपार्टमेंट हमने ट्रांसफर किए हैं, चाहे वो पंचायत हो या म्यूनिसिपैलिटी हो, किसी स्टेट ने नहीं किया है। अंतिम बात मैं कहूं, क्योंकि 3 ही आपने कहा है, इसलिए 3 ही बताऊंगा। ट्रांसपेरेंसी में हम देश के जो बेहतर राज्य हैं उनमें आज माने जाते हैं। बीम्स, एम्पावरमेंट, सब कुछ हमने लागू कर दिया। एक जमाना था जब बिना टेंडर के काम होते थे, बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के काम होते थे, बिना फाइनेंशियल सैंक्शन के काम होते थे, लोगों की इच्छा। अब कोई काम बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, ई टेंडरिंग और फिजिकल वेरिफिकेशन, टैगिंग, जियो टैगिंग करा करके ही तब ट्रेजरी पेमेंट करती है। उसका लाभ क्या हुआ है? 18-19 में 67,000 करोड़ हमने यूटी कैपेक्स में खर्च किया, प्रोजेक्ट पूरे हुए 9,229। जब ये व्यवस्था लागू हुई तो अगले साल 4,000 करोड़ कम खर्च हुआ, 63,000 करोड़ खर्च हुआ, प्रोजेक्ट 21,000 से ज्यादा पूरे हुए। और जो अभी वित्तीय वर्ष बीता है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है आपको और आपके माध्यम से देश को और जम्मू कश्मीर को कि 50,700 से ज्यादा प्रोजेक्ट हमने पूरे किए हैं। 3 की बात कही थी आपने, सभी बातें बताई, मैं ये पढ़ के बता रहा हूं। जी पढ़िए। आपके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर शांति और विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद पर निर्णायक रूप से नियंत्रण कायम किया है। ये कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली में जो जानकार हैं वो बताते हैं कि आप लोकप्रिय हैं क्योंकि लोगों के दुख सुख में शामिल होते हैं। आज मैं एक लेख पढ़ रहा था यहीं कश्मीर में, एडिट पेज पर छपा हुआ, वो भी कुछ इसी तरह की बातें कर रहा था। काम हुआ है लेकिन स्पीड कम है। वजह है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो अड़ंगा लगाती है। कहां तक सहमत है आप इस आंकलन से? मुझे लगता है कि एक परसेप्शन बना हुआ है लोगों के दिमाग में। मुझे लगता है कि मैंने जो स्पीड बताई है
स्पीड हमारी 4 गुनी 5 गुनी बढ़ गई है। मैंने प्रोजेक्ट्स का बताया। अब दूसरी बात बताता हूं। 6 किलोमीटर सड़क 2019 के पहले रोज बनती थी जम्मू कश्मीर में। आज 20 किलोमीटर सड़क हम रोज बना रहे हैं। पीएमजीएसवाई में नीचे से जब राज्यों की गिनती होती थी तो तीसरे या चौथे स्थान पर होता था जम्मू कश्मीर। आज ऊपर से तीसरे और चौथे स्थान, हम चौथे पर गए। हमसे 1 किलोमीटर सड़क एक राज्य ने ज्यादा बनाई, इसलिए हम चौथे पर आ गए। मैकडमाइजेशन, शायद आप वो उस टर्मिनोलॉजी से नहीं परिचित होंगे, हमारे कश्मीर के साथी सब जानते हैं। मैंने ब्लैक टॉपिंग जिसे कहते हैं, 2200-2300 किलोमीटर होती थी, अभी 7500 किलोमीटर हो रही है। तो मैं समझता हूं कि एक गलत धारणा लोगों में बनी हुई है कि ब्यूरोक्रेसी अड़ंगा है। और दूसरा, मुझे एक बात मालूम है कि घुड़सवार जैसा होता है घोड़ा वैसा ही चलता है। तो मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी मेरा पूरा सहयोग कर रही है और अनेक क्षेत्रों में हमने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। देश के सम्माननीय गृहमंत्री जी ने जो बात कही है, मैं समझता हूं कि वो देश के गृहमंत्री हैं, अनुभवी राजनेता हैं, तो उस बात को आपको भी मानना चाहिए। मुझे मानना चाहिए। चलिए, अरे तो इसका मतलब एक आध घोड़े खच्चर भी तो निकलते हैं। देखिए, एक बात समझिए, ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने संवाददाता को कैसे ठीक से आगे बढ़ना सिखाते हैं। मुझे लगता है कि समाज में हर प्रकार के लोग हैं। अगर कोई थोड़ा कमजोर है तो उसका हाथ पकड़ के उसे तेज गति से आगे बढ़ाना, ये मैं समझता हूं कि किसी भी पर कोई ये समझे कि भाई संस्था ये के प्रमुख या अभिभावक का काम है, वो काम हम करते हैं। इसके बावजूद विरोध की आवाजें हैं, ऐसे लोग हैं जो विरोध करते हैं। ईश्वर का भी विरोध करने वाले लोग हैं। तो ऐसी कोई व्यवस्था दुनिया में नहीं है जिसका विरोध नहीं होता है। लोकतंत्र, और हमारे यहाँ देश में तो मैं समझता हूं कि इसका स्वागत होना चाहिए। लोकतंत्री व्यवस्था में अगर विरोध के स्वर न उभरे तो मुझे लगता है कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं कह सकता हूं, सामान्य रूप से एक बात कह सकता हूं, यहाँ की आवाम सामान्य रूप से ये समझती है कि बेहतर प्रशासन चल रहा है, उनके सुख दुख की सुनवाई हो रही है, उनके पास प्लेटफॉर्म है और अनेक काम इस तरह के हमने किए हैं। और विरोध अगर कोई करता है, वाजिब विरोध है, तो मेरी पूरी आस्था है, ऐसे लोगों से मैं संवाद करने के लिए तैयार हूं। विरोध वाजिब होना चाहिए। विरोध के लिए विरोध, ये जो नई प्रथा चल पड़ी है, मुझे लगता है दिक्कत वहां पैदा होती है। हिज एक्सलेंसी, मेरा सवाल ये है कि जो क्वालिटेटिव चेंज जो अनएम्प्लॉयमेंट में, आपको लगता है कुछ अनएम्प्लॉयमेंट काफी है यहाँ सर, तो कुछ लगता है कुछ क्वालिटेटिव चेंज है? जैसे हमें इन्वेस्टमेंट्स, जैसे एक प्रॉमिस किया गया था कि नए जो जितने भी बिग बिजनेस हाउसेज है वो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, और उनको एक स्पेस दी जाएगी यहाँ, उनको यहाँ उनको अट्रैक्ट किया जाएगा। और आपको लगता है कि कुछ ऐसा कुछ बदलाव आया और कितने हमारे यहाँ एस्टैब्लिश हो गए, या किसी ने अपनी इच्छा जाहिर की, बड़े बिजनेसमैन ने, कि यहाँ एक इंडस्ट्री लगाए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ दूर हो जाए? सर, जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, सलीम भाई, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और लंबे समय से जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं। आजादी के बाद से लेकर 1 साल पहले तक यहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 14,000-15,000 करोड़ का आया था। आपको मालूम है कि 1.5 साल पहले एक न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर के लिए हम लोगों ने लॉन्च की थी भारत सरकार की सहायता से। और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कहना चाहता हूं कि उस स्कीम को बनाने में देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बड़ी व्यक्तिगत रुचि ली थी। स्कीम हमने ऐसी बनाई है, इंसेंटिव इस तरह के दिए हैं कि देश के किसी हिस्से में इस तरह का इंसेंटिव नहीं है। मैं फिर जोर देके कह रहा हूं, देश के किसी राज्य में, जो डेवलप्ड राज्य हैं, उनमें भी इस तरह का इंसेंटिव नहीं है। पहले यहां चर्चा हो रही थी कि साहब यहां कौन आएगा। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मोटे तौर पर 56,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव हमारे पास हैं। आपकी जानकारी में है कि 38,080 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल यहां के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने सैंक्शन कर दिए थे। उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी माननीय प्रधानमंत्री 24 अप्रैल को जब जम्मू के पल्ली गांव में आए थे तो कर दी गई। कई लोगों का काम काफी तेज गति से बढ़ा है। बड़ा नाम आप जानना चाहते हैं, सज्जन जिंदल साहब यहीं लगा रहे हैं। लोगों के घर बनाने के लिए जो सीट है, कश्मीर के लोग बाहर से खरीद करके ले आते थे, अब जेएसडब्ल्यू यहीं लगा रहा है। तो मैं अनेक लोगों के नाम ले सकता हूं। जो बाकी के प्रस्ताव हैं, चूंकि हमारे पास लैंड बैंक की कमी थी,
लैंड बैंक हमने नया एक्वायर किया है। प्राइवेट लैंड में भी लोग इंडस्ट्री लगा सकते हैं, उनको भी ये सारे इंसेंटिव मिल सकते हैं, ये कानून भी हमने बना दिया है। तो जो नई लैंड एक्वायर की हमने, उसको डेवलप करने की प्रक्रिया हम जारी किए हुए हैं। 2 महीने 2.5 महीने में वो पूरी हो जाएगी, तो बाकी के जो प्रस्ताव उन्हें भी स्वीकृति देंगे। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप गवाह हैं, पिछले दिनों दुबई एक्सपो में मैं गया था, जिस तरह का उत्साह वहां देखा मैं निश्चित रूप से मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही थी। और 3 बड़ी कंपनियां वहां की, EMMAR, उसको हमने जमीन दी है। वो 5 लाख स्क्वायर फुट का माल श्रीनगर शहर में, और एक आईटी टावर श्रीनगर शहर में, और एक जम्मू में आईटी टावर बनाने जा रहा है। डीपी वर्ल्ड दुबई पोर्ट, उन्होंने इनलैंड कंटेनर डिपो बनाने के लिए जम्मू रीजन में जमीन अर्जित करने का काम लगभग पूरा कर लिया है। बड़ी कंपनी लुल्लू ग्रुप, ये फूड प्रोसेसिंग में यहां बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आजादी से लेकर के 1 साल पहले तक 14-15 हजार करोड़, अभी 38,000 करोड़ का तो काम चल रहा है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि ये 70-75 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहां बड़े आराम से आएगा। 5-6 लाख नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। चुनाव कब तक होने की उम्मीद है? आप राजनेता भी रहे हैं, आप स्थिति को भी देख रहे हैं। नहीं, स्थिति एकदम अनुकूल है। चुनाव कब होंगे, चुनाव आयोग बताता है कि चुनाव कब होंगे, लेकिन देश की संसद में देश के गृह मंत्री जी ने एक नहीं अनेक अवसरों पर जम्मू कश्मीर के लोगों को, देश के लोगों को भरोसा दिया है, और बता भी दिया उन्होंने कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, देन इलेक्शन, देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। डिलिमिटेशन का काम पूरा हो गया। अब जो वोटर लिस्ट है वो 2015 की है। चुनाव होंगे 22-23, माने 22 में हो, 23 में हो, तो इन 7-8 सालों में बहुत सारे ऐसे लोग जो बच्चे थे अब मतदाता, नए मतदाता हो गए। तो मैं समझता हूं वो काम चुनाव आयोग बड़ी तेजी से यहां करा रहा है। पोलिंग स्टेशंस और मतदाता सूची के काम के बाद मुझे लगता है कि चुनाव आयोग उचित समय पर जल्द ही चुनाव कराएगा। ये 22-23 आप बता रहे हैं? मैंने चूंकि 22 चल रहा है तो 15-7 मैंने जोड़ा। हाँ। मान लीजिए 23 में होता है तो अब उस समय जो बच्चा 10 साल का रहा होगा 15 में, वो भी वोटर हो गया। मैंने इसलिए कहा ये कब होगा ये चुनाव आयोग तय करेगा। अच्छा। लेकिन इस प्रक्रिया के बाद निश्चित रूप से आने वाले समय में जी चुनाव विधानसभा के होंगे। परिसीमन की प्रक्रिया हुई, चुनाव आयोग ने उसकी रिपोर्ट भी सामने रख दी। इस पूरे एक्सरसाइज में ऐसा लग रहा था कि जम्मू के रीजन की सीटें ज्यादा बढ़ा दी गई वैली के बनिस्बत। आरोप ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जानबूझकर के इसलिए किया गया कि अब सरकार यहां पर एक हिंदू मुख्यमंत्री राज्य में बिठाना चाहती है। तो मुझे लगता है कि भारत के संविधान ने कुछ संवैधानिक संस्थाएं बनाई हैं। मैं भी एक संवैधानिक पद पर हूं, तो उस मर्यादा को मैं समझता हूं, और चुनाव आयोग और वो भी एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश ने जो यहाँ के लोगों से चर्चा करके जो फैसला किया है, उस पर टिप्पणी आप कर सकते हैं। मुझे लगता है मुझे नहीं करनी चाहिए। कोई ऐसी नियत की बात जो आरोप लगता है कि राज्य में एक हिंदू मुख्यमंत्री पहली बार आ सके? एक मुख्यमंत्री कौन होगा यह जम्मू कश्मीर की जनता तय करेगी, ना आप तय करेंगे ना मैं तय करूंगा। वो हिंदू होगा या मुसलमान होगा, मैं समझता हूं कि इस तरह की मानसिकता में देश को अब जीने की जरूरत नहीं है। वो जम्मू कश्मीर का नागरिक होगा, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए काम करे। मैं समझता हूं ऐसा मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के लोग चाहते होंगे। मुझे ये बताइए, पॉलिटिकल प्रोसेस को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, क्या ये सही समय है? अब पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है मुझे थोड़ा आपसे समझना होगा, क्योंकि 30,000 चुने हुए, मैं निवेदन आपसे कर रहा हूं, 30,000 चुने हुए प्रतिनिधि आज जम्मू कश्मीर में हैं। 5 सांसद भी हैं जो विधानसभा के चुनाव नहीं, उसके बारे में मैंने बहुत विस्तार से बताया है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल प्रोसेस यही होता है शायद। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा है, पर यह भी आरोप है कि विपक्ष एक तरीके से नजरबंद रहता है। थोड़ा एक्टिव होता है तो विपक्ष के जो नेता हैं वो नजरबंद कर दिए जाते हैं। एक भी पॉलिटिकल वर्कर आज की तारीख में नजरबंद नहीं है। कोई है तो जरा मुझे बताया जाए। एक भी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई भी पॉलिटिकल वर्कर आज नजरबंद नहीं है।
क्रिमिनल नजरबंद भी है, जेल में भी है, आगे भी जाएगा। मनोज नाथ जी, आप तो बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, पॉलिटिकल प्रोसेस भी ठीक चल रहा है, हालात भी ठीक हो रहे हैं, सब काम ठीक हो रहे हैं। तो ऐसे में जो एक बड़ा मुद्दा रहा है कि सेना कब बैरक्स में वापस जाएगी, क्या आसपा हटेगा, क्या हालात ऐसे हो गए हैं कि ऐसा कुछ मुमकिन हो सकेगा? क्योंकि ये एक वादा था कि 5 अगस्त 2019 को कि कश्मीर से मिलिटेंसी का नामो निशान मिट जाएगा और अमन आ जाएगा। क्या हम उस जगह पे पहुंचे हैं जहां पे आसपा हटने की बात या सेना के वापस बैरक्स में जाने की बात हो सकती है? मुझे लगता है कि ये कभी आश्वासन किसी को नहीं दिया गया था कि सेना यहां से हटाई जाएगी। सेना केवल जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए नहीं है, सेना सीमा की सुरक्षा के लिए, ये बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए। और ये सच है कि इन 3 वर्षों में हालात बहुत बेहतर हुए हैं और मिलिटेंसी में काफी हद तक गिरावट आई है। लंबे वर्षों का, मैं कहूं कि 30-40 सालों का की जो बीमारी थी, जिसको लाइलाज माना जाता था, मुझे लगता है कि अब लोगों को लग रहा है कि नहीं, इसका इलाज, प्रभावी इलाज हो रहा है और ये इलाज होता रहा तो पूरी तरह से ये ठीक हो जाएगा। इस दिशा में काफी हम आगे बढ़े हैं। मनोज जी, एक ये भाव था जो मैं आपसे पूछ रहा था, विपक्ष नजरबंद हैं, कि पहले जो नेता थे वो कहीं न कहीं चाहते थे, ये आरोप है कि मिलिटेंसी चलती रहे, नेतागिरी उनकी बनी रहे, केंद्र से पैसा आता रहे। क्या यहां आने के बाद आप इसको कैसे आंकते हैं, इस आंकलन को? मुझे लगता है मेरी टिप्पणी इस पर उचित नहीं होगी, किसी राजनेता से पूछेंगे तो बेहतर बताएगा। लेकिन ये सच है कि जिस भी प्रमुख मिलिटेंट का नाम आप जानते होंगे, उसके परिवार का कोई न कोई सरकारी नौकरी में है, कोई न कोई सरकारी नौकरी में है और अभी भी है, अभी भी है। संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ऐसे कई लोगों को सेवा से बाहर किया गया है, क्योंकि हमारे देश में संविधान सबसे महत्वपूर्ण है, रूल ऑफ लॉ है। तो किसी को ऐसे निकाला नहीं जा सकता है जब तक कि पूरी तरह से आप मुतमईन न हो जाएं। जब 5 अगस्त 2019 को 370 हटाई गई, उसके बाद से वाकई फॉर बेटरमेंट हमें इस तरह की तब्दीली दिखी थी कि सकारात्मक तब्दीली हो रही है। लेकिन अब से कुछ महीनों से पीछे से हम ये देख रहे हैं कि लगातार टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं माइनॉरिटीज की। आपके संज्ञान में आया होगा, कश्मीरी पंडित्स हों या दूसरी कम्युनिटीज हों, जो बड़ा डेटरेंट साबित हो रही हैं। तो आपको नहीं लगता जो मेन पर्पस था वही डिफीट हो रहा है? मैं अब उसको आंकड़ों के साथ आपको समझाता हूं। आप दिल्ली बैठते हैं, इसलिए थोड़ा आपको बताना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसको इस तरह से देखना है कि माइनॉरिटी किलिंग है। कोई भी आदमी इंसान है, इंसान मारा जाता है तो वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, इंसान की जान जाती है, उसमें मैं विभेद नहीं करता हूं। ये सही है कि पिछले दिनों 2-3 घटनाएं हुई जिसमें एक अध्यापिका की मौत हो गई, एक कश्मीरी पंडित की मौत हो गई, पहली बात। दूसरी बात, अगर आंकड़ों को आप देखेंगे, पिछले 30 साल के आंकड़ों को मैं बता सकता हूं आपको, तो आप किसी साल का आंकड़ा देख लीजिए, उससे कम ही मिलेगा आपको। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर या बेहतर स्थिति का पैमाना केवल एक इनोसेंट किलिंग नहीं हो सकती है, उसके कई पैरामीटर्स हैं और उन पैरामीटर्स की भी चर्चा थोड़ी करने की आवश्यकता है। इनोसेंट किलिंग्स 174, 180 अनावश्यक बच्चे, नौजवान अपनी जान देते थे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं, पिछले 3 साल में एक भी इनोसेंट आदमी पुलिस और फोर्स की गोली का शिकार नहीं हुआ। एक बार एक प्रश्न चिन्ह उठा तो उसमें जो कठोरतम कार्रवाई हो सकती थी वो हमने किया है और प्रधानमंत्री जी से आग्रह करके कराया। तो एक तो बहुत स्पष्ट रूप से एक ही सिद्धांत है हमारा कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। मैं समझता हूं इसी सिद्धांत पर हम आगे चलेंगे। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि ये घटनाएं इसलिए की जा रही हैं कि उत्तेजना में आकर के फोर्सेस कोई गलत कदम उठा लें ताकि सामान्य आदमी सड़क पर उतर आवे, वो हम होने नहीं देंगे। दूसरा, हमारे पड़ोसी को ये बात अच्छी नहीं लग रही है कि अब यहाँ का जीएसटी कलेक्शन कैसे बढ़ रहा है, यहाँ एक्साइज का टैक्स कैसे बढ़ने लगा, यहाँ स्टैंप ड्यूटी में कैसे पैसा आने लगा, टूरिज्म में सारे रिकॉर्ड कैसे टूट गए, 7 महीने में 1 करोड़ 6 लाख लोग कैसे कश्मीर आ गए, सारे होटल, सारे शिकारा, सारे टैक्सी वाले क्यों फुल चल रहे हैं। ये
हमारे पड़ोसी को अच्छा नहीं लग रहा है और इसलिए वो और कुछ उसके इशारे पर काम करने वाले लोग स्थिति को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं, सिक्योरिटी फोर्सेस का पूरी तरह अपर हैंड है, कोऑर्डिनेशन उनमें बहुत बेहतर है और जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उस रास्ते पर निश्चित रूप से और बेहतर स्थिति, क्योंकि अपेक्षा लोगों की बदल गई। जी। 1 मिनट में लूंगा बस। लोग अपेक्षा ये करते हैं कि जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तो एक चिड़िया की भी जान नहीं जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि जो बदलाव आया है दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक, पहले शांति खरीदी जाती थी, अब दिल्ली में जो सरकार है वो शांति स्थापित करना चाहती है जम्मू कश्मीर में। इस अंतर को समझना चाहिए। जी, ये आपने पड़ोसी का नाम लिया जी, तो पड़ोसी ये बता रहे हैं, आपके पुलिस के अधिकारी बोल रहे हैं कि आतंकवाद के लिए एक नार्को टेररिज्म शुरू हुआ है और उसमें भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, यानी ड्रोन्स के इस्तेमाल हो रहा है वहां से ड्रग्स भेजने के लिए, पैसा भेजने के लिए। आप जानते होंगे, आज ही खबर है कि बिटकॉइन का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें कुपवाड़ा और पुंछ में छापेमारी हुई है। कैसे देखते हैं आप फिर इस पड़ोसी को? बाज नहीं आता। नार्को टेररिज्म देश के लिए एक बड़ा खतरा है। देश में वो व्यापार के लिए किया जा रहा है, पैसा कमाने के लिए। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जिंदा रखने, उसे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। पड़ोसी और उसके आसपास के लोग ये काम कर रहे हैं और जो खराब स्थिति हुई है, यहाँ के युवा बच्चे बच्चियों को नशे की आदत लग गई है। तो 2 फ्रंट पर हमें काम करना है। एक, वो खेप न आवे तो पकड़ी जाए। ये हमने एक सेल बनाई हुई है पुलिस डिपार्टमेंट में। भारत सरकार का भी एक तंत्र है जो इसे डील करता है। जो केसेस ऐसी हैं उनको हम सुपुर्द कर दे रहे हैं कि इस मामले में जांच करिए, और पुलिस बल भी इस पर काम कर रहा है। जितना बड़ा सीजर हुआ है पिछले 6-8 महीने में, मैं आपको कह सकता हूं कि हम अच्छी दिशा में काम। दूसरा, अब इन बच्चों का तो कोई दोष नहीं, इन किशोरों का, इनको तो जानबूझ करके लत लगाई जा रही है। तो पुलिस को भी हमने कहा कि भाई इन बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, आप उनके खिलाफ करिए जो पेडलर हैं, जो इस काम को करते हैं। दूसरी बात कि हमारे जो समाज कल्याण विभाग है इसके लिए काम कर रहा है कि उन बच्चों को कैसे नशे से दूर किया जाए। कई सेंटर हमने खोले हैं, हर जिले में खोलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रोजगार से कैसे जोड़ा जाए। और स्पोर्ट्स के अवसर, पिछले साल लगभग बड़े पैमाने पर 15-16 लाख से ज्यादा बच्चे खेले हैं। इस साल हम डबल टारगेट रखे हैं। ड्रोन की जो बात कही आपने, सच है, कुछ ड्रोन हमारे फोर्सेस ने मार गिराए हैं। अब हमारी कुछ टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे हम ड्रोन इनएक्टिव कर दे रहे हैं। डीआरडीओ इस पर काम कर रहा है और बेहतर टेक्नोलॉजी लेके जल्द ही हम आ जाएंगे। योर एक्सीलेंसी, राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन एक नारा है जो हर ईमानदार भारतीय को मोदी भक्त बनाता है, और वो नारा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। नया कश्मीर के ख्वाब में अमित शाह जी ने एक चीज कही थी कि जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार मुक्त होगा, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है कि उसमें ब्लैक शीप है, ब्यूरोक्रेसी में या क्या है, लेकिन बढ़ रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी की जितनी भी कोशिशें हैं कश्मीरियों का या जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतने की, भ्रष्टाचार की वजह से भाजपा लोगों का दिल नहीं जीत पा रही है। क्या चीज है कि ये भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा, ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल में नहीं आ रही? थैंक यू। माजिद भाई, मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा ईमानदारी से विश्लेषण करिए। मैं ये नहीं कह सकता कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हमने बनाई हैं, जैसा मैंने जिक्र किया था बीम्स का, एम्पावरमेंट का, अब कोई भी प्रोजेक्ट बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के, ई टेंडरिंग के माने काम नहीं शुरू हो सकता है। तीसरा, कि किस प्रोजेक्ट पर कितना पैसा है ये बीम्स पर आप देख सकते हैं। जहां जिस गांव में सड़क बन रही है, कोई परियोजना, वो आदमी देख सकता है और हमको रिपोर्ट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि मैंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी में हम मैंने जो अच्छे राज्य हैं उनमें आ गए। ये मैं नहीं कह सकता हूं कि मैंने पूरी तरह खत्म कर दिया, लेकिन 290 सर्विसेज हमने ऑनलाइन कर दी। मुझे याद है, मैं जब आया था 28 अक्टूबर को 2012 ट्रकों पर लदी हुई फाइलें यहां से श्रीनगर से मेरे आंखों के सामने रवाना हुई थी, और 2000 कमरे यहां होटल में 6 महीने लिए जाते थे, 1500 कमरे जम्मू में लिए जाते थे। फाइलों के लिए ट्रक से फाइल जाती थी, वहां से लोग आकर के श्रीनगर रहते थे, कुछ लोग रहते थे, कुछ लोग कमरा किराए पर देते थे। ये सब व्यवस्थाएं बंद हुई हैं, कई लोगों को दर्द हो रहा है। एलजी साहब, मेरा सवाल ये रहेगा कि जो 5 अगस्त 2019 को जब यहाँ से अनुच्छेद 370 हटाया गया,
तो अमित शाह जी ने जो है सदन में कहा था कि जब सही समय आएगा तो स्टेटहुड, जिसे हम पूर्ण राज्य कहते हैं, उसका दर्जा जो है वापस दिया जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि केंद्र सरकार या आपके नजरिए में ऐसे क्या मापदंड रहेंगे कि पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वापस मिल सकता है, और उनमें से अगर आतंकवाद एक मापदंड रहता है तो सेना के जो कमांडर जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि आतंकवादियों को मार के जो है वो आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। तो उस पर आपका क्या विचार रहेगा? गृह मंत्री जी ने देश की संसद में एक बार नहीं अनेक बार कहा, डिलिमिटेशन, चुनाव, फिर उचित समय पर पूर्ण राज्य का दर्जा। दिवांग जी, आप में से भी कई लोग देश की संसद को कवर किए हैं पत्रकार के नाते। पार्लियामेंट के फ्लोर पर कही हुई बात का महत्व कितना है, मुझे लगता है जिसने पार्लियामेंट कवर किया उसको मालूम है। तो वो निश्चित रूप से होना है। उचित समय क्या होगा, मैं समझता हूं कि इसको तय करने के लिए भारत सरकार सक्षम है। जम्मू कश्मीर की सरकार और प्रशासन से राय बात करके जब उचित समय आएगा तो फैसला किया जाएगा। आर्मी कमांडर्स का आपने जिक्र किया, मैं रेगुलर टच में हूं। यूनिफाइड कमांड यहाँ की जो है उसको मैं हेड करता हूं, तो एक एक बारीक से बारीक बातों पर भी मेरी नजर है। ये सच है कि केवल टेररिस्ट को मार करके आतंकवाद का सफाया नहीं हो सकता है, लेकिन वो भी एक बड़ा कदम है। एक बड़ा भारी इकोसिस्टम था आतंक को आगे चलाने के लिए, और मैं तो कई बार ये बात कह चुका हूं कि 17-18 साल के बच्चे उतने गुनाहगार नहीं हैं जितने गुनाहगार वो हैं जिन्होंने इस इकोसिस्टम को अब तक पनपाया है। अब वो जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो पूरे इकोसिस्टम पर प्रहार कर रहा है, और कई ऐसी योजनाएं भी हम चला रहे हैं। सही रास्ता, सैकड़ों माँ बाप मेरे पास आते हैं कि मेरा बच्चा भटक गया है, इसका कुछ कीजिए। ऐसे कार्यक्रमों में उन्हें भेज करके ऐसे बच्चों को हम वापस भी ला रहे हैं। तो हर फ्रंट पर हम काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि दिशा और दशा ठीक है। थोड़ा इतिहास देखें। सम्राट अशोक ने यहाँ मौर्य साम्राज्य फैलाया, उनके साथ बुद्धिज्म आया, और उनसे ज्यादा जो बुद्धिस्ट मिशनरीज आए वो बड़े कारगर हुए। यानी घाटी में जो कश्यप मुनि ने हिंदुओं की घाटी बना दी थी, कश्यप मुनि जी खुद शिव के बड़े उपासक थे, वो धीरे धीरे बुद्धिज्म की तरफ बढ़ने लगे और आगे आए। 1148 यहाँ के बहुत मशहूर कवि और हिस्टोरियन रहे कल्हन, उन्होंने राजतरंगिणी लिखी, और क्या बात कही उन्होंने कि कश्मीर को सेना के बल से नहीं जीता जा सकता, आध्यात्म के बल से जीता जा सकता है। पिछले दिनों दिल्ली में संविधान पर राम बहादुर राय की पुस्तक का विमोचन हुआ, आप वहां मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि आजकल आप सूफियों के बारे में और सूफियों को बहुत सुनने लगे हैं, बोलने लगे हैं। ये एक क्या नई कोशिश है? ये कोई कोशिश है, कोई योजना है, या ये क्या है? नहीं, देखिए, सूफीज्म जम्मू कश्मीर की परंपरा रही है, और इसीलिए ये जो धरती है ऋषियों की धरती है, सूफी संतों की धरती है, और धर्म के आधार पर कभी यहाँ विभेद नहीं रहा। ये बड़ी अच्छी परंपरा थी, मोहब्बत की परंपरा थी, और मैं समझता हूं कि वो परंपरा जब आगे बढ़ेगी तो वास्तविक जो जम्मू कश्मीर या कश्मीर रहा है, फिर से दुनिया में वो अपना गौरव हासिल कर सकता है। अनेक लोगों ने, मुझे लगता है कि इसको लेकर के यहाँ काम किया है। मैं इतिहास के उस अध्याय में नहीं जाना चाहता हूं कि सैविज्म, फिर बुद्धिज्म, सूफीज्म, लेकिन सूफीज्म एक दूसरे से मोहब्बत करना, एक दूसरे के धर्मों और मजहबों का आदर करना, यही कश्मीर की परंपरा रही है। थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, सलीम भाई जैसे लोगों से चर्चा की, या अनेक ऐसे जो सूफीज्म के यहाँ विद्वान हैं, यहाँ के निवासी हैं, तो मैं इस बात से सहमत हूं कि ये रास्ता सूफीज्म का ही रास्ता है जिस पर कश्मीर को आगे बढ़ना चाहिए। कई लोगों से इस पर चर्चा भी हुई है और सेमिनार भी की गई। सूफी संगीत के कार्यक्रम भी प्रशासन की ओर से कराए गए। 75 सूफी स्थल हमने चिन्हित किए हैं जिसको डेवलप करने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो अनेक यहाँ महान लोग हुए, चाहे नंद ऋषि हों, लाल देद हों, अभी कल्हण का नाम आपने लिया जी, तो हम सब कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों के रंगों में ये बसा हुआ है। ये कुछ लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की है, लेकिन मूल चरित्र कश्मीर का सूफीज्म का रहा है। तो इसका मतलब राय साहब की खबर सही है। आप मतलब नंद ऋषि को सुन रहे हैं, ललडेट की आप बात कर रहे हैं, और कल्हण ने तो संस्कृत में किताब लिखी। आप कुछ सुना सकते हैं दर्शकों को? लाल देद की बड़ी छोटी सी लाइन मैं आपको बताता हूँ। दिव बटा देवर बटा देहवर बटा
क्यों सलीम भाई, गड़बड़ होगा तो बताइएगा। जेठ बोन छु इको वाट, माने वो निर्गुण हो या सगुण हो, ये दोनों मार्ग सही हैं। ईश्वर एक ही है और कण कण में विद्यमान है, ये लालदेव ने कहा था और मैं समझता हूं यही यहाँ की परंपरा रही है। और वो परंपरा जब जीवित होगी तो निश्चित रूप से सुख, शांति और समृद्धि आएगी यहाँ। आंकड़ों के हिसाब से 95% डोमेस्टिक टूरिस्ट आया है यहाँ पे और 5% इंटरनेशनल टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे आया है। सर, जो ये 5%, क्योंकि कश्मीर को माना जाता है इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वर्ल्ड वाइड फेमस है उसके लिए, ये जो 5% फॉरेन टूरिस्ट है, इसको बढ़ावा देने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हो? गवर्नमेंट, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके लिए क्या कर रही है? ओवरऑल टूरिज्म बढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं। मैंने पहले ही किसी आपके प्रश्न के जवाब मैंने कहा था कि कुछ स्थान हैं जिन्हें देश या दुनिया के लोग जानते हैं, लेकिन उससे अनेक खूबसूरत जगहें हैं जो अभी देश और दुनिया के पटल पर नहीं आए। हम कोशिश कर रहे हैं उन स्थानों को परिदृश्य उनका बदले और देश और दुनिया के लोग वहां जा सके। एक ये जो बड़ा अभियान चल रहा है घर घर तिरंगा की, आप क्या लगता है कि यहाँ कितने तिरंगे लहराते हुए देखेंगे? मुझे लगता है कि आजादी के 75 वर्ष देश पूरा कर रहा है और भारत के नागरिकों को ये सौभाग्य मिल रहा है। मैंने कम से कम हम लोग आजादी के आंदोलन में काम नहीं कर सके तो आजादी का अमृतकाल देखने का सौभाग्य हम सबको मिला है। पिछले वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ काफी नौजवानों ने, काफी भाई बहनों ने स्वतंत्रता दिवस में हिस्सा भी लिया था। नेशनल एंथम का कंपटीशन भी हुआ था, तिरंगा भी लहराया था। हम भी जम्मू कश्मीर की आवाम से निवेदन करना चाहते हैं कि ये ऐसा अमृतकाल है जिसमें हम आने वाले 25 वर्ष का जम्मू कश्मीर कैसा होगा इसका संकल्प ले सकते हैं। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में लोग इस अभियान से जुड़ेंगे। घर घर तिरंगा मुहिम तो चल रही है देश भर में, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये भी राजनीति से परे नहीं रही है। चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, या अब महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो ट्वीट किया गया था उसको भी स्थानीय राजनीति के साथ जोड़ दिया गया। महबूबा जी ने ट्वीट कर जो जम्मू कश्मीर का फ्लैग था उसके साथ ट्वीट किया और इसको, तिरंगे को उसके साथ जोड़ के जो लोकल राजनीति है उसको करने की कोशिश की है। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज को? क्योंकि घूम फिर के धारा 370 और तिरंगे और राज्य के फ्लैग पर ही बात यहाँ पे घूम रही है और हर घर तिरंगा भी उसी मुहिम में जुड़ रहा है। नहीं, कुछ लोग ये कोशिश जरूर कर रहे हैं जैसा आपने बताया। और मुझे लगता है कि एक सवाल आप लोगों ने पूछा था कि नजरबंद कितने लोग हैं। अब इतनी आजादी कहाँ है कि तिरंगे पर भी आप कमेंट कर सकें? इतनी आजादी कहाँ है कि पाकिस्तान और चीन की बात भी की जा सके? ये तो भारत का लोकतंत्र है कि लोगों को इजाजत मिलती है और इतनी इजाजत के बाद भी अगर ये कहा जाता है तो मुझे लगता है कि आप इसका फैसला अच्छे ढंग से कर सकेंगे। मुझे लगता है कि जो लोग संवैधानिक पदों पर रहे हैं उनसे अपेक्षा देश करता है कि कोई भी बयान जिम्मेदारी पूर्वक दें। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि मिले कि जहां राष्ट्र के स्वाभिमान का सवाल हो, भारत के संविधान का, भारत के तिरंगे का, तो वहां सोच समझ के बातें कही जानी चाहिए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। एक बहुत जरूरी चीज है कि लोगों का विश्वास जीतना। आपको क्या लगता है कि 3 साल में आप लोग कितने कामयाब हुए हैं इसमें? मुझसे आप पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि मैं बहुत कामयाब हूं। मैं आपसे अर्ज ये करूंगा कि मुझसे पूछने के बजाय अगर आपके पास कोई तरीका है तो एक गुप्त मतदान करा लीजिए कश्मीर वैली में। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर बहुमत ये नहीं कहा कि अच्छा प्रशासन चल रहा है तो मैं गृहमंत्री जी से, प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि विदा कर दीजिए। ये एक जो वादा था कि बीजेपी की तरफ से कि कश्मीरी पंडितों को यहां बसाया जाएगा, तुरंत बसाया जाएगा, उस तरफ क्या कदम उठाए गए? देखिए, उनके रिहेबिलिटेशन को लेकर के भारत सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई थी। एक योजना थी 6000 नौकरी, दूसरी योजना थी 6000 घर। अब 6000 नौकरी जब मैं आया तो लगभग 3000 पद खाली थे
किन्हीं न किन्हीं तकनीकी कारणों से नियुक्तियां नहीं होती थी। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मोटे तौर पर 300 के आसपास पद रिक्त हैं, उसमें 42 को छोड़कर के बाकी हमने भेज दिया एसएसबी को। नियुक्तियों का काम एक चरण हमने पूरा कर लिया है। घर का सवाल, कुछ घर बने थे 700-800 के आसपास, जमीन ही नहीं मिलती थी। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अक्टूबर में 1200 घर और मिल जाएंगे। बाकी फ्लैटों के भी काम चल रहे हैं। 900 फ्लैटों की डीपीआर फाइनल है, जिसका काम अभी टेंडर होना बाकी है। तो 1.5 साल में घर भी बना करके दे दिए जाएंगे। केवल नौकरी और घर, मैं समझता हूं इसके कारण कश्मीरी पंडित यहां नहीं बस पाएंगे, इस बात से मैं अवगत हूं। तो समाज की भी जिम्मेदारी है और एक नई सोच यहां के अधिसंख्य समाज में आई है कि बिना कश्मीरी पंडितों के कश्मीर अधूरा है। मैं उन तत्वों की बात नहीं करता हूं जो इन पर गोलियां बरसाते हैं, लेकिन कश्मीर का जो बहुसंख्य आबादी है वो चाहती है कि वो लोग आवे। तीसरी बात है कि यहाँ कानून था माइग्रेंट्स को लेकर के। अब जब मैं बात कहता हूं तो माइग्रेंट्स का मतलब, उसमें ठीक है मेजॉरिटी में कश्मीरी पंडित है, लेकिन उसमें मुसलमान भी हैं और सिख भी हैं। उस कानून का कभी प्रयोग नहीं हुआ। हमने एक पोर्टल लॉन्च किया था कि ऐसे लोग जिनकी जमीन घर कब्जा कर लिए गए थे या डिस्ट्रेस सेल हुई थी, आप इस पर कंप्लेन करिए, हम कार्रवाई करेंगे। 8000 के आसपास कंप्लेन आई थी, लगभग 6000 के आसपास 6200 का रिड्रेसल हमने कर दिया है और मोटे तौर पर 2400 कैनाल से ज्यादा जमीन हमने रिट्रीव की है, जो कश्मीरी पंडितों की थी, सिख भाइयों की थी या वो मुसलमान जो यहां से चले गए थे, वो हमने रिट्रीव किया। कुछ मामले हैं डिस्ट्रेस सेल के जो रेवेन्यू कोर्ट में चल रहे हैं, उन पर भी जल्द फैसला हम कराएंगे। तो उस दिशा में भी हम काम करना चाहते हैं। अनुज जी, अब जो दौर है वो रैपिड फायर का है, यानी मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा। हर सवाल के साथ मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, उनमें से आपको एक चुनना है। आपको खुद कहां ज्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि आप कारगर हुए हैं? केंद्र में आप मंत्री रहे, 2 मंत्रालय आपने बहुत महत्वपूर्ण संभाले, MOS भी रहे आप, और यहां आप लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। मुझे लगता है कि इसका मूल्यांकन जहां मैंने काम किया वहां के लोग करेंगे, जहां काम कर रहा हूं वहां के लोग कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में मेरा दिल और मन दोनों रम गया है। मैं जितनी मेरी बुद्धि और जितनी मेरी क्षमता है, पूरी क्षमता से मैं यहाँ के आवाम के जीवन में बदलाव आवे, गुड गवर्नेंस स्थापित हो, इसकी कोशिश कर रहा हूं। तो आपने जम्मू कश्मीर को चुना, पर मैं अगर न किसी को छोड़ा न किसी को चुना। एक बात बताइए कि ये जो जम्मू कश्मीर जैसे सीमांत राज्य हैं, वहां गवर्नर ब्यूरोक्रेट्स या पूर्व सेना अधिकारियों को बनाया जाए या एक राजनेता को बनाया जाए जिसने राजनीति की है, पूरी देखा है? ये बहस का विषय है। दोनों में से क्या, कौन सा होना चाहिए? मैं इस पर कोई राय नहीं दे पाऊंगा। यहाँ अनेक ब्यूरोक्रेट्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है, सेना के अफसरों ने भी बहुत अच्छा काम किया। दोनों में से एक चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? मैं पास क्विट करूंगा। चलिए, पास कर दिया आपने। आप एक ही जगह आप आए सामने, दूसरा जगह आपने छोड़ दिया। आगे की अगर बात करें तो आप केंद्र में मंत्री बनना चाहेंगे या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में रहना चाहेंगे? नहीं, न मेरी कोई इच्छा है केंद्र में मंत्री बनने की, न इच्छा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की। ये भी आपने क्विट कर दिया वैसे? नहीं, मैंने एकदम सटीक उत्तर दे दिया। दोनों में से एक चुनना था आपको, मैंने आपको बता दिया। चलिए, तीसरा सवाल है कि आगे की फिर अगर बात करें तो आप राज्यसभा जाना चाहेंगे या चुनाव लड़ना चाहेंगे ये इस जिम्मेदारी के बाद? आज मैं इस बात पर चर्चा नहीं कर पाऊंगा। आज मेरे पास एक दायित्व है और उस दायित्व का निर्वहन करना ईमानदारी से, पूरी क्षमता से, ये मेरा दायित्व है। और जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा करके जिम्मेदारी दी है, मुझे लगता है कि बेहतर से बेहतर काम करके यहाँ की आवाम की सेवा कर सकूं और जिन्होंने भरोसा किया उनके भरोसे को कायम रख सकूं। मेरे लिए ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अभी तरह तरह से आप पास कर रहे हैं सवालों को। नहीं, आखिरी सवाल है और ये एक सोचने वाला सवाल है, और चूंकि आपको सीधा इसका अनुभव है इसलिए आपका जवाब इसमें बड़ा सही होगा कि ये जो सीमांत राज्य हैं वहां चुनाव होने चाहिए,
डेमोक्रेसी होनी चाहिए, या आपको लगता है कि सीमांत जो सेंसिटिव राज्य हैं वहां केंद्र का ही शासन होना चाहिए? मैं इसका पक्षधर हूं कि चुनाव होने चाहिए, लोकतंत्र हर जगह रहना चाहिए। हमारा संविधान और हमारे संविधान की खूबसूरती यही है कि राज्य और केंद्र एक साथ मिलकर के काम करें। सीमांत राज्यों में चुनाव अनिवार्य रूप से होना चाहिए, लेकिन भारत सरकार से अच्छे सहयोग के साथ काम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मनोज जी, आपने सभी जरूरी सवालों के जवाब दिए, विस्तार से दिए, आंकड़ों के साथ दिए। मेरे लिए ये एक बदलाव है और एक सुखद बदलाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलाकात होगी एक और खास मेहमान से। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।